वालेकुम। जी हाँ सर, वालेकुम पहुँच जी रही सर, सलाम। आवाज़। पहुंच रही सर। जी, बहुत शुक्रिया आप सबको जोन ऑफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा 2 दिन का डेमो सेशन है। तिलावत कलाम इलाही से हमने आज के पहले दिन का आगाज़ किया। नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने समाअत फरमाई है। आप सबसे गुजारिश होगी, मैं बड़ा हैरान था कि ये मेरा 12वां बैच है और आप यकीन करें कि आज से पहले जितने भी बैचेस हुए हैं, जब भी कोई डेमो सेशन हुआ है, इतनी ज़्यादा डिस्टरबेंस होती थी। इवन जब तिलावत प्ले हो रही होती थी तो उस वक़्त भी किसी का माइक ऑन, किसी का कैमरा ऑन। लेकिन आज जो है वो किसी किस्म की कोई डिस्टरबेंस नहीं हुई है। मेरे लिए ये बड़ी एज़ाज़ और खुशी की बात है। इसके लिए आप सबका शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि हमारे इस पूरे सेशन में ये जो हमारा क्लास का डेकोरम है, इंशाअल्लाह ताला ये कायम रहेगा। मैं अपना तारुफ़ करा देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह। हम अपने सेशन की तरफ मूव करेंगे। फिर आप लोगों के जितने भी क्वेश्चन होंगे इंशाअल्लाह ताला इस डेमो सेशन के एंड पे हम उनको एड्रेस करेंगे। मैं थोड़ा सा अपने प्लेटफॉर्म का तारुफ़ आपको करवा देता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम इसको आगे लेके चलेंगे। इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग भी हो रही है और इंशाअल्लाह ताला जैसे ही एंड होगा उसके 30 से 40 मिनट के बाद इंशाअल्लाह ताला आपको ये लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इन केस आप में से कोई डिसकनेक्ट हो जाता है तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नाम नईमुल्लाह फ़ारूकी है। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर मैं काम कर रहा हूँ। और आप लोग शायद आपने सुना, पढ़ा या देखी होगी किताब जून ऑफ एजुकेशन। ये मेरी लिखी हुई किताब है। इसके 3 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस वक्त जो है इसके 3 मज़ीद एट अ टाइम एडिशंस पे काम हो रहा है। एक इंटरव्यू एडिशन है, उसमें सिर्फ इंटरव्यू के सवाल और जवाब होंगे। और ये मेरे जो साबका स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जो रिसेंटली रिकमेंड हुए हैं, तो उनसे जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे सवालात, और जो हेडमास्टर के इंटरव्यूज़ हुए थे कुछ उनसे मुझे मिले थे इंटरव्यूज़, कुछ मैंने ख़ुद कलेक्ट किए थे। तो वो सारे एक लिस्ट की शक्ल में और उनके आंसर। एक तो ये एडिशन, एक ऑब्जेक्टिव एडिशन है जिसमें 37 जो है वो पास पेपर हैं, जिसमें पंजाब, KP के, सिंध और फेडरल और AJK के पेपर शामिल हैं। बलूचिस्तान का मुझे पेपर नहीं मिला। बाकी सारे जितने भी हमारे सर्विस कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनके पेपर किसी के कम किसी के ज़्यादा वो मौजूद हैं। तो एक तो ये एडिशन इंशाल्लाह ताला आ रहा है। इसमें जो है वो स्मार्ट पेपर, पास पेपर और इसके साथ साथ जो है इसमें प्रैक्टिस टेस्ट भी शामिल हैं। जोन ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल भी मौजूद है। आप किसी भी हवाले से पास पेपर देखना चाहें, किसी भी लेक्चर के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर देखना चाहें, तो ये इसी नाम से, जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से हमारा जो चैनल भी मौजूद है। फेसबुक पेज भी हमारा है जोन ऑफ एजुकेशन के नाम से। आप जो है वो गाइडलाइन ले सकते हैं। तो आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे वो इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि उनको एंड पे एड्रेस करूँगा। सेशन के हवाले से मैं थोड़ा सा तारुफ़ आपको करा देता हूँ बहुत ही मुख्तसर अल्फाज में, फिर हम आगे मूव करते हैं। जोन ऑफ एजुकेशन का ये 12वां ऑनलाइन सेशन है। इससे पहले मेरे 11 जो ऑनलाइन सेशन है HM और लेक्चर एजुकेशन पे मैंने कंडक्ट करवाए हैं। इसके अलावा 2 बैचेस मैंने डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर, मॉनिटर और एग्ज़ामिनर की पोस्ट जो रिसेंटली अभी जिनके इंटरव्यूज़ भी हो रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू, 4 हमारे मेल अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर सेलेक्ट हुए हैं, रिकमेंड हुए हैं फाइनली। 26 हमारी फ़ीमेल जो है अल्हम्दुलिल्लाह रिकमेंड हुई है हमारे प्लेटफॉर्म से। मेहनत उनकी अपनी थी, नो डाउट, इसमें सारा क्रेडिट हम नहीं ले सकते, बट ये है कि हमने कोशिश की है कि उनको सही तरह से गाइड करें हम, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें कामयाब किया। 137 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने जोन ऑफ एजुकेशन प्लेटफॉर्म से तैयारी की और इंटरव्यू में वो अपीयर हुई थी, फ़ीमेल की मैं बात करूँ। इसी तरह अभी ये लास्ट वीक एक रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है लिटरेसी डिपार्टमेंट में एग्ज़ामिनर का। उसमें टोटल 2 पोस्ट थी। तो उसमें इंटरव्यू के लिए हमारे 3 स्टूडेंट जो है वो क्वालिफाई हुए थे और शॉर्ट लिस्ट हुए थे इंटरव्यू के लिए, उन्हें क्वालिफाई किया था रिटन को। उनमें से एक जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अभी जो है वो रिकमेंड हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कामयाबियाँ भी हैं। कोशिश हमने की है कि स्टूडेंट को हर हवाले से गाइड किया जाए। डेली आपका, ये मैं रेगुलर सेशन की बात कर रहा हूँ, डेली आपका लाइव सेशन होगा इसी तरह ही जैसे अभी आज इंशाल्लाह होगा। डेली आपका क्विज़ होगा, हर लेक्चर के बाद आपका क्विज़ होगा। ठीक है, मैं सारी डिटेल बताने की कोशिश करता हूँ 1 मिनट में ही। और उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हर रोज़ के लेक्चर की आपको दी जाएगी सॉफ्ट फॉर्म में। पावर पॉइंट नोट्स जैसे आज आपको प्रोवाइड किए गए ऐसे ही किए जाएंगे। इस तरह जो हार्ड फॉर्म में जोन ऑफ एजुकेशन आपके होम एड्रेस पे प्रोवाइड की जाएगी। चैप्टर
वाइज टेस्ट होंगे। और उसके बाद जो है वीकेंड पे हमारा 1 या 2 दिन ऑफ रहता है ताकि स्टूडेंट जो है वो सारा अपना रिवाइज़ कर लें कोर्स जो उन्होंने मंडे से फ्राइडे या मंडे से सैटरडे तक पढ़ा होता है। उसके बाद फिर आपका ग्रैंड टेस्ट सेशन होगा और हमारे रजिस्ट्रेशन फ़ीस वन टाइम होती है। कोई स्टूडेंट अगर अगले किसी बैच में दोबारा अपने कोर्स की रिवीजन करना चाहे, टेस्ट सेशन अटेंड करना चाहे, तो उससे दोबारा रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं दी जाती। टेस्ट और इंटरव्यू दोनों की तैयारी सिर्फ एक ही रजिस्ट्रेशन फ़ीस में कराई जाती है। तो हम अपने सेशन की तरफ अब मूव करते हैं। आज हमने क्या देखना है, क्या पढ़ना है। अगर आप लोगों को ये टीचिंग मेथड, ये नोट्स, ये कंटेंट, ये चीज़ें अगर आपको पसंद आएंगी तो आपको फिर एंड पे कल इंशाल्लाह लेक्चर के बाद सारा प्रोसेस रेगुलर सेशन ज्वाइन करने का भी बता दिया जाएगा। जो भी आपके सवालात होंगे, मैंने पहले भी आपसे ये बात की है कि उनको मैं एंड पे लूँगा ताकि हम थोड़ा सा चीज़ें डिस्कस कर लें, आपको आइडिया हो जाए कि हमारे प्लेटफॉर्म से ऑनलाइन लेक्चर कैसे दिए जाते हैं। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी। तो उसके बाद फिर इंशाल्लाह आपके सवाल होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज लेक्चर नंबर 1 है और इसमें हमने क्या देखना है। सबसे पहले हम देखेंगे बेसिक्स एजुकेशन की जो है डेफिनेशन, डेरिवेशन क्या है, ठीक है, इसकी टाइप्स, मोड्स वगैरह क्या हैं, नॉलेज क्या होता है, इल्म किसे कहते हैं और इसकी टाइप्स क्या हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल मोड्स ऑफ एजुकेशन, इनकी आपस में लिंक क्या है और डिफरेंसेस क्या हैं, देन पेडागोजीज़, फिर टीचिंग और लर्निंग। ये हमारे कुछ ब्रीफ से टॉपिक्स होंगे जिनको हमने डिस्कस करना है आज। तो सबसे पहले तो आपसे ही एक सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज़ एजुकेशन। कोई एक स्टूडेंट मुझे बता दे कि उनकी नज़र में एजुकेशन क्या है। कोई रटी रटाई डेफिनेशन नहीं, अपने अल्फाज में उर्दू, इंग्लिश, पंजाबी, सराइकी, किसी भी लैंग्वेज में आप एजुकेशन को डिफ़ाइन अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे जी। सर, एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ आवर पर्सनैलिटी। ओके, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, आवर पर्सनैलिटी। जी, कोई और? टू लर्न सीखने के अमल को एजुकेशन कहा जाता है। सीखने के अमल को एजुकेशन कहा जाता है। नॉलेज। सर, एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज, हैबिट्स एंड स्किल्स। स्किल्स, नॉलेज और हैबिट्स एक्वायर करने का नाम एजुकेशन है। बिल्कुल सही है। एजुकेशन चेंज इन द बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, ठीक है, थ्रू सिस्टमैटिक प्रोसेस, ये भी एजुकेशन आप कह सकते हैं। अच्छा, अब ये जो सारी डेफिनेशन आपने बताई हैं, अगर हम इनको जो है किसी एक ही डेफिनेशन के अंदर पढ़ना चाहें तो ये वो डेफिनेशन है। पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, डेरिवेशन पे फिर हम बाद में चले जाएंगे। जैसे किसी ने स्टार्ट में कहा कि ये ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट है, किसी ने कहा कि नॉलेज स्किल्स और बिलीव्स या वैल्यूज़ को, हैबिट्स को एक्वायर करने का नाम एजुकेशन है। तो इसी को, ये मेरे अपने अल्फाज हैं, ये मेरी डेफिनेशन है, जोन ऑफ एजुकेशन में भी यही होगी पहली डेफिनेशन। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स। एजुकेशन एक इंसान की, एक फ़र्द की मुकम्मल तौर पर डेवलपमेंट या नशोनुमा का नाम है, या ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का नाम है। कैसे? बाय एक्वायरिंग नॉलेज, इल्म हासिल करके, स्किल्स, महारतें सीख के, वैल्यूज़, अक़दार सीख के, बिलीव्स, अकायद सीख के, एंड हैबिट्स थ्रू, ये सारी चीज़ें सीखेंगे। कैसे? फॉर्मल यानी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से, इनफॉर्मल घर से, मोबाइल से, टीवी से, अखबार से, फ्रेंड्स से, बाज़ार से, कहीं से भी। नॉन फॉर्मल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से, और वर्चुअल लर्निंग या फिर किसी डिजिटल सोर्स से, ऑनलाइन सोर्स से। ठीक है, तो ये एजुकेशन की डेफिनेशन है। एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और ह्यूमन पर्सनैलिटी बाय एक्वायरिंग नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स थ्रू फॉर्मल, इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल और वर्चुअल मीन्स। एजुकेशन जो है एक लैटिन वर्ड है। जैसे आपके आज जो मैंने प्री टेस्ट आपका लिया है, क्विज़ था, उसके अंदर भी यही वर्ड था। और आप हैरान होंगे कि मुझे इनबॉक्स आ रहे थे कि सर आपने जो ऑप्शन दिए हैं वो गलत दिए हैं। मैंने कहा कि आप दोबारा ऑप्शंस को पढ़ें, उनमें कोई ना कोई एक सही ऑप्शन मौजूद होगा। वो नन की तरफ जा ही नहीं रहे थे। बहुत सारे लोगों ने ग्रीक के ऊपर टिक किया हुआ था, हालांकि आप सब ने बीएड एमएड किया और पहले एजुकेशन के पहले सब्जेक्ट के पहले चैप्टर की पहली लाइन ही यही होती है कि एजुकेशन किस लैंग्वेज से लिया गया। आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी इंशाल्लाह 32 वर्ड्स की, जिसमें जितने भी हमारे एजुकेशन के अंदर वर्ड्स हैं। जी जी सॉरी, क्या पूछ रहे हैं? ये सर, ये जो वर्ड्स आप बता रहे हैं, ये आपकी जो बुक है जोन ऑफ एजुकेशन,
उसमें ये मेंशन है स्टार्ट जो है ना, पहले जोन ऑफ एजुकेशन इसमें के स्टार्ट में ही है ये हाँ जी, इंपॉर्टेंट ये वर्ड्स विद देयर ओरिजिन एंड मीनिंग। यस, यही बात मैं कर रहा था कि 32 आपको वर्ड्स है। 32 वर्ड्स हैं टोटल जो इस तरह के हैं, जैसे एजुकेशन है, जैसे करिकुलम है, जैसे असेसमेंट है, जैसे किंडरगार्टन है, ये Yes, sir. मुख्तलिफ लफ्ज़ हैं, साइकोलॉजी है, फ़िलोसफी है, तो ये पेपर में पूछे जाते हैं रिपीटेडली। पेडागॉजी है। ठीक है, रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो उनकी लिस्ट सर, आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है सर जी जी सर एक सजेशन है आपके लिए सर, जी। मैं आप लाइव अगर आ जाए तो सर बेहतर रहेगा। सॉरी सर मैं जी कह रहा सर, था वो कह रहे हैं कि आप लाइव आ जाए। यानी आप ये चाहते हैं कि मैं कैमरा ऑन कर लूँ? सर स्क्रीन जी शेयर जी कर दीजिए। जी सर। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही आप लोगों को? स्लाइड जी सर आप नो सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए प्लीज। अच्छा सर सॉरी, स्लाइड शो कर दें, मैं slide show मैं कर दें। दोबारा डिस्प्ले कर देता हूँ, मेरी तरफ से तो ये डिस्प्ले हो रही थी। एक सेकेंड जी, अब बताइएगा स्क्रीन शेयर हो रही है? नो नहीं सर, नहीं हो रही। अभी भी नहीं हो नजर रही? नहीं आ रही है नहीं से। अच्छा No, एक sir. अच्छा एक Sir, सेकेंड, अब हो रही, हो रही है? अब हो रही। सर होगी कि होगी। अच्छा चलिए, अपने कैमरास को ऑफ रखेंगे ये। अब ठीक है। हाँ चलें अब ठीक है ठीक सर, अब है। ये सॉरी, मुझे लगा शायद कि डिस्प्ले हो रही होगी। माइक रही है, ठीक ओके ठीक हो ओके, गया। माइक अपने ऑफ कर दें प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, माइक अपने ऑफ कर दें। अच्छा, हमने बात की थी कहाँ तक? एजुकेशन की डेफिनेशन तक। तो मैं बात कर रहा था कि आपको 32 वर्ड्स की एक लिस्ट दी जाएगी जो रिपीटेडली आपके पेपर में सवाल आता है, एजुकेशन किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया। ये सवाल तकरीबन पास्ट जितने भी पेपर हैं उन सब में आपको मिलेगा ये एक क्वेश्चन। ठीक है, ये यूँ समझ लें कि एजुकेशन के पेपर का यूनिवर्सल क्वेश्चन है। लैटिन वर्ड है एजुकर, इसके दो ओरिजिन मिलते हैं। कुछ बुक्स में आपको एजुकेयर वर्ड मिलेगा, कुछ में एजुकर मिलेगा। एजुकेयर का मतलब होता है ड्रा आउट, बाहर निकालना, किसी चीज़ को लीड करना। ठीक है, और एजुकेयर का मतलब क्या होता है? ब्रिंग अप। ठीक है, ऊपर लाना। तो एजुकर या एजुकेयर, ये दोनों में से कोई एक वर्ड, ये भी पेपर में पूछा गया है, ये भी पूछा गया है कि ये जो है एजुकेशन किस लैंग्वेज, किस वर्ड से डिराइव किया गया। लैंग्वेज का भी पूछा गया ये भी। तो एक लैटिन वर्ड है एजुकर या एजुकेयर, जिसका मतलब होता है ब्रिंग आउट या फिर ड्रा आउट। एजुकेटम एक टर्म यूज़ होती है, इसका मतलब होता है एक्ट ऑफ टीचिंग और ट्रेनिंग। दूसरों को पढ़ाने का जो एक्ट है उसको हम क्या बोलते हैं? एजुकेटम बोलते हैं। सबसे जो इस वक्त कॉमन डेफिनेशन है, सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, एक तो ये हमने जनरल डेफिनेशन देख ली है, वो यूनेस्को की डेफिनेशन है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, आप पाकिस्तान के किसी भी इकोनॉमिक सर्वे को देखेंगे, पाकिस्तान के किसी भी एजुकेशनल प्लान को देखेंगे जो 2000 से बाद के हैं, जितने भी हैं, कोई एजुकेशनल पॉलिसी आप देखेंगे, कोई प्रोजेक्ट देखेंगे, तो उसमें आप एक लाइन पढ़ेंगे। ऐसे इवन आप सिंगल नेशनल करिकुलम को भी देखेंगे, उसमें भी वेरी फर्स्ट लाइन ये लिखी होती है कि अलाइंड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 SDG 4। तो यूनेस्को ने जो है MDGs डेवलप किए थे, फिर SDGs। आपको सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा एक तारुफ दे देता हूँ यूनेस्को के MDGs और SDGs का, ये भी पेपर में पूछा जा चुका है सवाल SDG 4 का। अच्छा, यूनेस्को ने 2000 में 164 उसके जो अक़वाम मुत्तहिदा के यूनाइटेड नेशंस के जो मेंबर ममालिक थे इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई थी सेनेगल के अंदर। तो बड़े मुख्तसर अंदाज में मैं आपको इसका बैकग्राउंड बता देता हूँ SDG 4 का। तो उसमें टोटल जो है इन्होंने 8 गोल सेट किए, ये 164 ममालिक ने इंक्लूडिंग पाकिस्तान, कि ये टारगेट है हमारे 8। ठीक है, तो इन टारगेट्स को हमने 15 साल में, यानी 2000 में टारगेट सेट हो रहे हैं, 2015 में हमने इनको अचीव कर लेना है। उनका नाम रखा गया मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। उन 8 टारगेट्स का, गोल्स का नाम क्या रखा गया? MDGs, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल्स। मिलीनियम कहते हैं 1000 साला मंसूबे को। मिलीनियम किसको कहते हैं? 1000 साला मंसूबा, 1000 ईयर प्लान और प्रोजेक्ट। अच्छा, अब ये 2015 तक टारगेट सेट की गई। अब इसमें जो गोल 2 था ना, MDG 2, मिलीनियम डेवलपमेंट गोल 2, वो था अचीवमेंट ऑफ यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, UPE। ठीक है, तो ये जोन ऑफ एजुकेशन में भी आपको मिलेगा सेकंड लास्ट चैप्टर में, ये सारा टॉपिक जो मैं आपको वर्बली बता रहा हूँ।
अच्छा, फिर क्या हुआ, 2014 में एक रिव्यू मीटिंग की गई कि देखा जाए कि जो हमारे टारगेट्स हैं क्या वो अचीव हो रहे हैं, इंक्लूडिंग एजुकेशन का MDG 2, ठीक है। तो रिव्यू पे देखा गया कि कोई खातिर खा जो है इसमें परफॉर्मेंस नहीं नज़र आ रही। लेट्स के पाकिस्तान की जो है वो जो 2014 में हमारा जो लिटरेसी रेट था वो 56% था, और 2000 में हमने टारगेट सेट किया था कि 2015 तक हम 100% अचीव करेंगे। इसी तरह बाकी ममालिक का भी था। तो फिर इन्होंने दोबारा एक कॉन्फ्रेंस की। अब 193 नेशंस यानी 193 ममालिक जो है वो मेंबर ममालिक बन चुके थे किसके, UNO के। तो यूनेस्को के प्लेटफॉर्म से ये सब कुछ हो रहा है। तो अब इन्होंने उन टारगेट्स को रिवाइज़ किया, ठीक है, 8 से 17 कर दिए, ठीक है। और जो गोल 2 पहले था एजुकेशन से रिलेटेड MDG 2, उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 यानी चौथे नंबर पे अब वो आ गया। तो SDG 4 जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, अब ये क्या कहता है, क्या होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ सस्टेनेबिलिटी। जैसे मिलीनियम को तो हमने देखा कि वो तो 1000 साल मनसूबा होता है। सस्टेनेबिलिटी क्या होती है? अब देखें, हमारा वाटर टेबल है, पानी है, ज़ेर ज़मीन पानी, वो इंसान हम ये समझते हैं कि शायद वो लिमिटेड है। अल्लाह ताला के अपने ही मज़ाहिर हैं, यकीनन अल्लाह ताला के ख़जानों में चीज़ों की कमी नहीं है, ना ही हो सकती है। तो हम ये समझते हैं कि जो पानी है, तेल है, हम ज़मीन से निकाल रहे हैं, या बाकी जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं, तो ये हम इस तरह से इस्तेमाल करें कि ये ख़राब ना हो, हम अपनी ज़रूरियात को पूरा करें, लेकिन हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनकी जो ज़रूरियात हैं वो कंप्रोमाइज़ ना हो, ठीक है। यानी वसाइल को जो है उनका ऑप्टिमम लेवल पे इस्तेमाल, यूँ आप कह सकते हैं, ये सस्टेनेबिलिटी होती है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 हमें ये कहता है कि प्रोविज़न ऑफ इक्विटेबल इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल, ठीक है, ये इसका टाइटल है। बहरहाल पहले 8 गोल थे, उसमें गोल 2 जो है वो एजुकेशन से रिलेटेड था। फिर 15 गोल 2015 में 17 गोल्स बनाया गया, और उसमें गोल 4 SDG 4 एजुकेशन से रिलेटेड। अब इसका टारगेट क्या है? पाकिस्तान समेत इन तमाम 194 ममालिक ने ये अहद किया हुआ है कि हम 2030 तक अपने ममालिक का लिटरेसी रेट 100% करेंगे। लिटरेसी रेट का मतलब क्या है कि हमारा हर फ़र्द, हर मर्द औरत, छोटा बड़ा जो है इस काबिल होगा कि वो किसी भी एक लैंग्वेज में, उर्दू या इंग्लिश, जो भी हमारी अपनी लैंग्वेज है, उसमें लिखना, पढ़ना और उसको बोलना जो है वो सीख सके या जान सके। बहरहाल तो यूनेस्को ने कैसे डिफ़ाइन किया? एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, इन सारी चीज़ों को, इल्म को, किसी महारत को, वैल्यू को, बिलीव्स एंड हैबिट्स को एक्वायर करने का नाम एजुकेशन है। हम ये समझते हैं कि वो बंदा जिसके पास इल्म है वो पढ़ा लिखा है। हालांकि एक गाड़ी का मैकेनिक, एक कार का मैकेनिक जो एक दिन स्कूल नहीं गया, वो भी एजुकेटेड है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को की डेफिनेशन ये बता रहे हैं कि किसी के पास स्किल्स हैं, किसी ने वैल्यूज़, एक बंदा एक पढ़ा लिखा है वो इंतहाई बदतमीज़ है, आप उसको नॉलेजेबल तो कह सकते हैं, लिटरेट तो कह सकते हैं, बट एजुकेटेड नहीं कह सकते। एजुकेटेड कौन होगा? जो इल्म के साथ जिसके पास वैल्यूज़ भी हों, ठीक है, जो अक़दार भी जानता हो। बहरहाल नॉलेज, स्किल्स, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स, इन सारी चीज़ों को एक्वायर करने का नाम एजुकेशन है अकॉर्डिंग टू यूनेस्को। यहाँ तक क्लियर जी? आगे चलें। यस सर। हमने एजुकेशन में पहला वर्ड यूज़ किया कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। व्हाट इज़ मीन बाय नॉलेज? इल्म क्या होता है? आज आपका एक क्वेश्चन भी था प्री टेस्ट में भी जी, एक लाइन में कोई इसको डिफाइन करना चाहे। सर ये इनफॉर्मल एजुकेशन ही होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन को इल्म कहते हैं। इसमें तालीमी इदारे नहीं होते हैं, टाइम टेबल नहीं होता, पीरियड नहीं होता, डिग्री नहीं मिलती है। ये फ्रॉम होम टू टर्म यानी पैदाइश से लेकर मौत तक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। नहीं, आप कह रहे हैं कि ये इसमें फॉर्मल इदारे नहीं होते, लेकिन मैं इससे एग्री नहीं करता। फॉर्मल इदारों से भी आप इल्म लेते हैं, इनफॉर्मल से भी लेते हैं, नॉन फॉर्मल से भी लेते हैं, वर्चुअल से भी लेते हैं। इल्म की डेफिनेशन में आता है। मैंने नॉलेज की डेफिनेशन पूछी है, नॉलेज की। इल्म इट इज अ बल्क ऑफ इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स। सर इल्म का मतलब जानना होता है, नोइंग अबाउट समथिंग। यस, फैक्ट्स या इंफॉर्मेशन को जानना, ठीक है, मालूमात को या हकायक को जानना इल्म कहलाता है। बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, यही आपके आज क्विज़ में भी थी। फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन आर स्किल acquired by या acquired through education is called knowledge। नॉलेज क्या होता है?
फैक्ट्स यानी हकायक, इंफॉर्मेशन या किसी महारत को एक्वायर करना एजुकेशन के ज़रिए से इल्म कहलाता है। अब इस नॉलेज की डिफरेंट टाइप्स हैं। हमारे यहाँ ये सवाल इम्पोर्टेंट है, एक दफ़ा पूछा भी गया पेपर में कि इस्लामिक फ़िलासफ़ी में कौन सा इल्म जो है उसको उसको प्रेफरेंस दी जाती है, सुप्रीम प्रेफरेंस किस नॉलेज को है? तो रिवील्ड नॉलेज, रेवलेशन से जो नॉलेज अल्लाह ताला ने अपने अम्बिया के ऊपर उतारा वो रिवील्ड नॉलेज कहलाता है। नॉलेज दैट कम्स फ्रॉम रेवलेशन इज़ नाउन एज रिवील्ड नॉलेज, वही के ज़रिए आने वाला इल्म। उसके बाद है एम्पिरिकल नॉलेज। अब देखिए हमारे 5 सेंसेस हैं, 5 हिस्से अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाई हैं, ठीक है, देखने की, सुनने की, सूंघने की, चखने की और छूने की हिस्से। तो इन 5 सेंसेस से जो भी इल्म हम हासिल करते हैं उस इल्म को एम्पिरिकल नॉलेज या फिर सेंसरी नॉलेज या फिर सेंस परसेप्शन कहा जाता है। यानी सेंसेस से एक्वायर जो हम नॉलेज करते हैं उसको एम्पिरिकल नॉलेज कहा जाता है। मसलन कोई गर्म चीज़ है, आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा, ठीक है। छोटे बच्चों को पहले नहीं पता होता कि क्या चीज़ मेरे लिए ठीक है, क्या चीज़ मेरे लिए गलत है। जैसे ही उसका एक्सपीरियंस हो जाता है उसके बाद वो उस चीज़ से अवॉइड करता है। छोटी सी बेटी मेरी पिछले दिनों जो है वो बाहर बग़ैर जूते के धूप पे चली गई, फ़र्श इतना गर्म था कि उसकी बाहर चीखें निकल गई। उसके बाद कई दफ़ा मैंने उसे कहा कि धूप पे बग़ैर जूते के जाओ। आप यकीन करें 1.5 साल की बच्ची है, वो बग़ैर जूते के नहीं जाती। क्यों? एम्पिरिकल नॉलेज है। It is also called sensory knowledge, a knowledge that is obtained from sensory experience. It is unintuitive यानी खुद ब खुद ये नहीं आता। Not innate यानी ये not innate या unintuitive का मतलब एक ही है कि वो इल्म जो खुद ब खुद आपके पास आ जाए, वो नहीं होता। अब इसकी मिसाल है, आपके हाथ में कोई चीज़ है ना, आप उसको छोड़ेंगे वो नीचे गिरेगी। आपका कोई एक छोटा सा बच्चा है, उसके हाथ में कोई चीज़ देंगे, आप उसको ऊपर उछालेंगे, वो खौफज़दा होगा। पहली मरतबा आप उसको ऊपर उछाल रहे हैं, उसकी चीख निकलेगी। तो ये इंट्यूटिव नॉलेज है। ये नॉलेज जो है उसके पास, इसको प्रियरी नॉलेज भी हम कहते हैं, पहले से मौजूद होता है, जबकि एम्पिरिकल उसका उल्टा है टोटली। ये जो है कब कैसे आता है? एक्सपीरियंस से आता है, सेंस एक्सपीरियंस से। हमारे 5 सेंसेस हैं। सबसे ज़्यादा जो है वो इल्म हम किस सेंस के ज़रिए लेते हैं? कोई बता सकता है? ये सवाल पेपर में पूछा भी जा चुका है जी। विजन के थ्रू सर। जी सर, सेंसरी विजन, सर सेंसरी नॉलेज से। विजन सेंसरी नॉलेज से आता है। अब सेंसरी नॉलेज में 5 चीज़ें हैं ना, विजन है, लिसनिंग है, स्पीकिंग वो है, स्मेल है, टच है, टेस्ट है। तो सबसे ज़्यादा किस से हम लेते हैं? ऑब्जर्वेशन कितना लेते हैं जी देखने से? 75% सर। देखने से सर, देखने से कितना इल्म हम लेते हैं? 75% सर। यस, 75% इल्म हम जो है वो देखने से लेते हैं। 75% यस, और 13% इल्म जो है हम वो लिसनिंग से लेते हैं। सुनने से इल्म जो हमें मिलता है वो 13% होता है। इस तरह 6% जो है वो हम किससे लेते हैं? टच करने से, टच से लेते हैं। टच और करने से, 3% टेस्ट से और 3% स्मेल से। ये आगे बुक में भी कहीं मौजूद होगा। तो ये एम्पिरिकल नॉलेज है, यानी हमारा जो जितना इल्म हमारे पास आता है उसका 75% हम देखने से लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद है रैशनल नॉलेज। अब ये देखें, अब इसमें एम्पिरिकल से थोड़ा सा एडवांस स्टेज है। रैशनल नॉलेज वो इल्म है जो किसी रीज़न की बेस पे हम लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है कि 10 - 5 = 5। अब ये देखें 10 में से 5 आप निकालेंगे तो 5 बचेगा। ये आपको जो इसकी रीज़न या लॉजिक पता है, ठीक है, कि मैथ्स में एडिशन या सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, आप उस फार्मूले, उस रूल को फॉलो कर रहे हैं। इसकी और एक सादा सी मिसाल हम ले लेते हैं। हम कहते हैं कि जितने भी परिंदे हैं वो सारे उड़ते हैं, ठीक है। अब ये देखें, इसके अंदर एक लॉजिक मैं डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो तोता है वो भी उड़ेगा, ठीक है, क्योंकि तोता भी एक परिंदा है। तो ऐसा इल्म जो हमें किसी रैशनल रीज़न लॉजिक की बेस पे जो हम एक्वायर करते हैं, उस इल्म को रैशनल नॉलेज कहा जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग में, डिसीजन मेकिंग में हम ये इल्म लेते हैं। अल्लामा इब्न खुल्दून रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्म को तबीउल उलूम या अक्ली उलूम का नाम दिया था। अपनी किताब के अंदर, मुकदमा के अंदर उन्होंने इसको अक्ली उलूम का नाम दिया था। अच्छा, रैशनल का रिवर्स या उल्ट होता है इर्रेशनल नॉलेज। वो इल्म जो जिसकी पीछे कोई लॉजिक या रीज़न नहीं मौजूद होती। काली बिल्ली रास्ते से गुजर गई है तो आज दिन बड़ा बुरा गुजरेगा। मेरे साथ तो ये हुआ इसलिए क्योंकि आज सुबह सुबह फ़लाँ मनहूस बंदा जो है वो उससे मेरी मुलाकात हुई थी। मतलब एक हमने ख़ुद से जो है चीज़ें क्रिएट की हुई होती।
कौवा हमारी दीवार के ऊपर आके बैठ गया, तो आज हमारे घर मेहमान आने वाले हैं। मैंने नया घर बनाया जी, तो मैं जो है उस पर जूते लटकाएंगे, लोग जो है वो कटियाँ लटकाएंगे काली करके कि जी नज़र बद से ये इसका तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है। तो ये मुख्तलिफ जो है सुपरस्टिशंस हैं, तो वो इल्म जिसके पीछे कोई भी वजह नहीं होती और हम उसको एज़ इट इज़ नस्ल दर नस्ल, जनरेशन आफ्टर जनरेशन लेके चल रहे होते हैं, उस इल्म को इर्रेशनल नॉलेज का कहते हैं हम। नॉलेज विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन लॉजिकल रीज़न और क्लियर थिंकिंग, इसको इब्न खुल्दून ने उलूम तक़लीद या नकली उलूम का नाम दिया। उसके बाद है प्रियोरी नॉलेज और पोस्टीरियोरी नॉलेज, वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन या एक्सपीरियंस के बाद आपको मिलता है, ठीक है। यानी यहाँ पे एम्पिरिकल में हमने कहा कि इन सेंसरी ऑब्जर्वेशन या सेंसेस से लेने वाला या हम जो एक्वायर करते हैं इल्म, उसको कह रहे हैं। पोस्टीरियोरी हम ये कह रहे हैं कि वो इल्म जो हमें ऑब्जर्वेशन के बाद मिलता है। मसलन गर्म चीज़ को हाथ लगाने से हाथ जल जाता है, तो अब ये इल्म हमें मिला, उस वक्त तो ऑब्जर्वेशन हो गई कि भाई ये चीज़ गर्म है, अब इल्म हमें ये मिला कि आइंदा हमने गर्म चीज़ को हाथ नहीं लगाना और दूसरों को भी मना करना है। तो प्रियोरी नॉलेज वो इल्म होता है जो हमें एक्सपीरियंस के बगैर मिलता है। मेरी छोटी सी बेटी है, रिहाब उसका नाम है, आज वैसे उसको मैं बाइक पे ले गया, हमारे गांव के साथ एक नहर है तो उसके ऊपर पुल है, तो उसके साथ बैरियर नहीं लगे हुए पुल के साथ ना, तो मैंने जानबूझ के उसको कोशिश की ऑब्ज़र्व करने की कि ये क्या करती है छोटी सी बच्ची मेरी। अच्छा, मैं आहिस्ता आहिस्ता ना, वो उसमें पानी नहीं था फॉर्चुनेटली, उस वक्त पानी थोड़ा थोड़ा आ गया नहर के अंदर, तो वो भी बड़ी तवज्जो के साथ उसको ऑब्ज़र्व कर रही थी। मैं थोड़ा आगे मूव करता गया बिल्कुल उसके किनारे के ऊपर, इवन मेरा पाँव का कुछ हिस्सा जो है किनारे से आगे भी था। तो मैंने ये देखा कि पहले तो मेरे साथ चलती आई, लेकिन जैसे मैं किनारे की तरफ गया, आप यकीन करें मेरे से वो 1 फीट पीछे रुक गई, उसके कदम रुक गए, ठीक है। अब मैंने उसे कहा कि रिहाब पानी में जाए, फ़ौरन चीखना शुरू हो गई। अब ये देखें उसके पास ये जो इल्म है, ये पहले उसको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी बेटी ने कभी नहर नहीं देखी। तो वो इल्म जो बग़ैर किसी ऑब्जर्वेशन एक्सपीरियंस के होता है उसको हम प्रियोरी नॉलेज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक और एग्जांपल यहाँ पे है, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है, इसका मतलब बाहर ग्राउंड गीला होगा, ठीक है। आपके हाथ में गिलास है, गिलास गिरेगा तो गिलास छूटेगा तो नीचे गिरेगा। ये वो इल्म है जो बग़ैर एक्सपीरियंस के हर बंदे के पास होता है। तो वो इल्म जो ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस के बगैर आता है उसको हम प्रियोरी नॉलेज कहते हैं, और वो इल्म जो एक्सपीरियंस के बाद आता है उसको हम पोस्टीरियोरी नॉलेज कहते हैं। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन एक्सपीरियंस, एम्पिरिकल एविडेंस और ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल वर्ल्ड और नॉलेज गेन फ्रॉम ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंसेस। फॉर एग्जाम्पल, द टेस्ट ऑफ शुगर इज़ स्वीट, सन राइजेस इन द ईस्ट। शुगर का, चीनी का, आम का जायका मीठा होता है, जब तक कोई टेस्ट नहीं करेगा उसको वो इल्म एक्वायर नहीं हो सकता। तो ये पोस्टीरियोरी नॉलेज है। उसके बाद इंट्यूटिव नॉलेज, वो इल्म जो है हमें इनर फीलिंग से आता है। बाज़ औक़ात हम कहते हैं ना कि मेरी छठी कह रही है, इसको जो है रीजनिंग का नाम दिया था इमाम गज़ाली ने, तो मेरी छठी कह रही है कि जी आज फ़लाँ होने वाला है, तो वो, और समटाइम ऐसे हो भी जाता है कि ये होने वाला है, ये जीतने वाला है, ये हारने वाला है, ये बात करने वाला है, तो मेरा रिज़ल्ट ऐसे आने वाला है। समटाइम ऐसे इल्हाम सा होता है, बंदे को इल्हाम कहते हैं इसको। तो वो इल्हाम जो है जो ख़ुद ब खुद इनर फीलिंग से आता है, उसको इंट्यूटिव नॉलेज कहा जाता है। उसके बाद इंस्टिंक्टिव नॉलेज, वो इल्म जो बग़ैर किसी एफ़र्ट के होता है। आप बस में सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, आपके साथ बैठा जो है कोई शख्स फ़ोन पे किसी से बात कर रहा है, उसको कोई बात बता रहा है, ठीक है। आप जो है वो ट्रेन पे जा रहे हैं, आपने किसी एनिमल्स को, कुछ प्लांट्स को ऑब्ज़र्व किया है, तो उस पर कोई आपकी एफ़र्ट्स नहीं लगी, वो आपका इंस्टिंक्ट नॉलेज है। उसके बाद इमाम गज़ाली ने इल्म को 2 मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ में, 2 अलग अलग वेज़ में डिफ्रेंशिएट किया। एक उन्होंने कहा डॉगमेटिक नॉलेज, वो इल्म जो इंसान के लिए बेनिफिशियल होता है, उसको यूज़फुल, बेनिफिशियल या इल्म महमूद का उन्होंने नाम दिया, जैसे कुरान मजीद है, हदीस मुबारक है। दूसरों ने कहा कि नॉन डॉगमेटिक नॉलेज, वो इल्म जो यूज़लेस होता है, इल्म मज़मूम का इन्होंने उसको नाम दिया, और उसको जैसे पामिस्ट्री है, हाथ देखना। अच्छा, इसी तरह उन्होंने जो है 2 और कैटेगरीज़ में भी इल्म को, नॉलेज को डिवाइड किया। कंपलसरी नॉलेज, इसको उन्होंने कहा कि फ़र्ज़ ऐन है, यह हर मुसलमान के लिए सीखना जानना लाजिम है, कुरान, हदीस, फ़िक़्ह का इल्म। इसी तरह ऑप्शनल नॉलेज, फ़र्ज़ किफ़ाया, जैसे मैथ्स है, साइंस है, फ़िलॉसफी है। तो इन्होंने कहा कि ये वो इल्म है जो हर एक के लिए जानना लाजमी नहीं है, कोई सीख ले तो अच्छी बात है, ना सीखे तो ना सीखे। तो ये नॉलेज की कुछ जो है वो टाइप्स थी। यहाँ पे कोई सवाल? जी सर, ये जो आप पहले प्रियोरी नॉलेज के बारे में बता रहे थे, तो वो उसको हम इनेट नॉलेज भी कह सकते हैं, जबंती नॉलेज जो हमारे वजूद में अल्लाह
यस, आप उसको इननेट नॉलेज कह सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो है बड़ा अच्छा सवाल था इनका, जैसे प्रियोरी को हम जो है इननेट या इंट्यूटिव कह सकते हैं, इसी तरह जो एम्पिरिकल है या पोस्टीरियोरी से रिलेटेड है, यानी ये भी हम वही बात ही कर रहे थे कि एक्सपीरियंस या ऑब्जर्वेशन के बाद आता है, तो समहाउ इसकी भी सिमिलैरिटी है एम्पिरिकल की इसके साथ, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोड्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन। मोड्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन, कोई बता सकता है कितने मोड्स हैं और कितनी टाइप्स हैं एजुकेशन की? जी सर 3 मोड्स हैं, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। ओके, सर सॉफ्ट क्या रहा? और टाइप्स कितनी है? टाइप्स ठीक है सर, बाकी मोड से कुछ पता नहीं। सर 2 हैं कौन कौन सी? सर, जनरल एंड वोकेशनल। सर यस, जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन। Yes, general and vocational are 2 basic types of education. Formal, non-formal and informal are 3 modes of education. Mode क्या होता है? किसी चीज़ को एक्वायर करने का वे, मैनर जो है वो क्या कहलाता है? मोड कहलाता है। इल्म हमने हासिल करना है, स्कूलों में जाके करेंगे, नईमुल्ला फ़ारूकी के जोन ऑफ एजुकेशन से लाइव सेशन लेके करेंगे, किसी किताब को पढ़ के लेंगे, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स करके आप लेंगे, आपको कोई भी मोड या वे हो सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं? मोड ऑफ एजुकेशन कहते हैं। वे आर मैनर इन विच समथिंग occurs or is experienced, expressed or done is known as mode of education. Basically there are 3 modes of education. First one is formal mode, जिससे हम बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं. Second one is non-formal education and third one is informal mode of education. अब स्टार्ट करते हैं हम फॉर्मल मोड से। फॉर्मल क्या होता है? सिंपल सी बात है, आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी। सर जी जी जी, ठीक है सर, आप बताएं। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आप बताना चाहती हैं तो जी बताएं। जी जी, कोई इनपुट देना चाहता है तो जी। जी जी सर, वो स्कूल बाउंड होता है फॉर्मल एजुकेशन, यानी उसके लिए इदारे में जाना लाजमी होता है। यस यस। अब देखिए सर उसके फिक्स प्लान होते हैं, फिक्स उसका शेड्यूल होता है, Yes, और रिजिड उसके होते हैं एंट्री और एग्जिट रूल्स, जिसमें हम स्कूल, कॉलेजेस वगैरह काउंट कर सकते हैं। यस। सर कोई भी चीज जिसका प्लान हो, जिसकी असेसमेंट की जाए। कोई भी चीज़ जो प्री प्लान हो, ठीक है, सही है, एक्सीलेंट जी। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल बड़े आसान से हैं और ये हर पेपर में सवाल आते हैं और हर इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। इस स्लाइड से आपका 1 नंबर का पेपर, आप रेगुलर सेशन हमारा ज्वाइन करें ना करें। सर पेपर के लिए अपनी भी रोटी खानी है आगे। जी अभी वो पढ़ा रही हैं। सॉरी, अच्छा किसी और से मुखातिब थी आप। फॉर्मल सर ये गलती से इनका माइक ऑन है। अच्छा चले, माइक अपने ऑफ रखा करें, आप लोगों को पता नहीं चलता क्योंकि ये फैमिली टाइम भी साथ चल रहा होता है। कोई लोग किचन में होंगे, कोई फैमिली के साथ खाना खा रहे होंगे, साथ सेशन चल रहा होता है। तो चलें, आप जब रेगुलर सेशन ज्वाइन करेंगे तो फिर मैं आपको कई स्टोरी सुनाऊंगा कि जब क्लास हमारी हो रही होती है तो किस तरह से हमारे एक्सपीरियंस होते रहे हैं। अच्छा जी, फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। आप देखें जो फॉर्मल है ना, आप स्कूल और कॉलेज, यूनिवर्सिटी को अपने जहन में रखें। एक स्केड्यूल टाइमिंग है जी कि यहाँ से यहाँ तक इस टाइम में स्कूल की ओपनिंग और क्लोजिंग होगी। ये एकेडमिक सेशन इस महीने, यानी जैसे हमारे पंजाब में जो है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये हमारा एकेडमिक ईयर है, ठीक है। तो इसी तरह हर क्लास में सब्जेक्ट पता है कि जी ये 6ठी क्लास है, ये 9वीं है, ये 12वीं है, इसमें ये मज़ामीन पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें थ्योरी कितनी होगी, प्रैक्टिकल कितने हो गए, एग्ज़ाम कब होगा और टोटल मार्क्स कितने होंगे, हर चीज़ पहले से हर एक को पता है, पढ़ाने वाले को, इम्तिहान लेने वाले को, इम्तिहान देने वाले को। तो इसको हम कहते हैं फॉर्मल। ये यानी फॉर्मल एजुकेशन ऐसी है जो आपके लिए लाजिम होता है कि आप किसी तालीमी इदारे में जाके तालीम हासिल करें, फॉर्मल एजुकेशन में, ठीक है। इंस्टीट्यूशन बेस्ड एजुकेशन विच इन्वॉल्व सेट प्लान, प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस, फॉर्मल असेसमेंट, सुपरविजन एंड सर्टिफिकेशन, यानी जिसके अंदर पहले से प्लान बना होता है, फिर आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन यानी टीचिंग लर्निंग होती है, फिर आपका इम्तिहान होता है, उसके ऊपर जो है वो निगरानी हो रही होती है स्कूल टीचिंग में, इम्तिहान के ऊपर भी, और एंड पे आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। डिफाइंड ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम और जो है ऑब्जेक्टिव, इसके मकासद तालीम, ये पहले से वज़ा करदा होते हैं। प्लान्ड होता है, इंस्टीट्यूशन बेस्ड होता है, तालीमी इदारों के अंदर होता है, फुल टाइम एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, इसके रूल्स रिजिड होते हैं। जैसे आप देखें ना, हमारे यहाँ जो है वो 13 से 14 साल जो है वो एज है
सेकेंडरी की। अब किसी बच्चे की अगर 12 साल एज है, वो 9वीं में दाखिला भेजना चाहता है, उसका दाखिला नहीं हो सकता। तो रिजिड रूल्स हैं हमारे फॉर्मल एजुकेशन के अंदर, ठीक है। अवार्ड ऑफ डिग्रीज़ भी एंड पे मिलती हैं, और इस तरह फॉर्मल इंस्टीट्यूट जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इसकी एग्जांपल है। दूसरी टाइप होती है नॉन फॉर्मल। अब ये इसी एजुकेशन के अंदर 1869 के अंदर यूके में, इंग्लैंड के अंदर एक यूनिवर्सिटी कायम की गई थी। उस यूनिवर्सिटी का नाम है यूके ओपन यूनिवर्सिटी। ये दुनिया की पहली नॉन फॉर्मल एजुकेशन बेस्ड यूनिवर्सिटी थी। फिर पाकिस्तान के अंदर इस यूनिवर्सिटी के बनने के सिर्फ 5 साल बाद 1974 में दुनिया की दूसरी, एशिया और पाकिस्तान की पहली यूनिवर्सिटी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी, इसका पहला नाम पीपल्स ओपन यूनिवर्सिटी था, जो 1977 में फिर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी उसका नाम चेंज किया गया था, तो वो बनाई गई थी। तो इसका मकसद क्या था, ये यूके यूनिवर्सिटी का, ये ओपन यूनिवर्सिटी का, ये बेसिकली एक सेकंड चांस ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी थी उन लोगों को जो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में फॉर्मल एजुकेशन एक्वायर नहीं कर सके थे या नहीं कर सकते। तो उनके लिए एक सेकंड चांस जो है वो अपॉर्चुनिटी डेवलप की गई नॉन फॉर्मल वे से। अब इसका मेजर डिफरेंस क्या होता है? मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पे स्कूल या तालीमी इदारे में जाए बग़ैर आपने तालीम हासिल करनी हो, जैसे हम ओपन यूनिवर्सिटी में नहीं जाते, ठीक है, हम घर बैठ के सारी डिग्री जो है वो मुकम्मल कर लेते हैं। तो जबकि अगर किसी और यूनिवर्सिटी में से आपको जो है वो किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर, मास्टर, इंटर करना है तो आपको जाना पड़ेगा। एजुकेशन विच इज़ गिवन आर गॉट थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस, यानी ख़त्तो किताबत, मेल, आजकल जैसे LMS है ओपन यूनिवर्सिटी का, पहले सारे आपको पता है किताबें, जब मैंने ओपन यूनिवर्सिटी से जो है वो MA किया था, मुझे याद है कि सारी किताबें जो है हमारी जो असाइनमेंट्स होती थी वो बाई डाक हमें मिलती थी। आजकल सारी चीज़ें LMS पे हैं, सॉफ्ट में बुक्स दी जाती हैं। तो कॉरेस्पॉन्डेंस से मुराद पहले वाला ख़त्तो किताबत और आजकल वाला डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम LMS। इट इन्वॉल्व इंस्टीट्यूशन बट विदाउट अटेंडिंग इंस्टीट्यूट, इसमें इदारा होता है बट आपको इदारे में जाना नहीं पड़ता। इमीडिएट ऑब्जेक्टिव होते हैं, प्लान, इसके अंदर भी चीज़ें प्लान होती हैं बट ये डिस्टेंस बेस होती है, ये फुल टाइम नहीं होती, कम्प्लीमेंट्री होती है। फ्लेक्सिबल इसके रूल्स होते हैं। यानी ओपन यूनिवर्सिटी में आप देखें 8वीं का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है ना, तो आपकी उम्र जो है वो 12 साल हो चुकी है आपके किसी बच्चे की, रिलेटिव की, उसको 9वीं में जो एडमिशन मिल जाएगा इजीली, उसके लिए 8वीं पास सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पे होता है, सेकेंडरी स्कूलों में होता है जो फॉर्मल एजुकेशन है। तो फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं, स्किल्स सिखाई जाती हैं, कोई वर्कशॉप कराई जाती हैं। ये बेसिकली था अडल्ट लर्निंग के लिए, और मीडिया जो है इसका सेंटर होता है, यानी मीडिया के थ्रू, यानी कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो 2 वे होती रहती है। तीसरी जो है वो होती है इनफॉर्मल। इससे रिलेटेड आपसे एक सवाल भी पूछा गया था, लाइफ लॉन्ग वाला, ये वाला। तो ये जो वो इल्म होता है जो हम बर्थ से डेथ तक एक्वायर करते हैं, वो इल्म, स्किल्स, अखलाक, आदाब, जो हम पैदाइश से लेकर वफ़ात तक जो है माँ की गोद से कब्र तक जो कुछ सीखते हैं वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये किसी बग़ैर किसी जगह एडमिशन लिए, यानी आप घर में कुछ सीख रहे हैं, आप किसी उस्ताद से सीख रहे हैं, आप जो है वो इंटरनेट से, अखबार से, मोबाइल से, फेसबुक, यूट्यूब से कुछ पढ़ सीख रहे हैं, तो ये इनफॉर्मल एजुकेशन है। ये अनप्लान्ड होती है, अचानक होगी, लाइफ लॉन्ग होगी, इंस्टीट्यूशन इसके अंदर नहीं होता। फैमिली, सोसाइटी, फ्रेंड्स, मीडिया, मॉस्क इसके सोर्सेज और एग्जांपल हैं। पहला जो सेंटर होता है ना इसका, वो फैमिली होती है, और इसकी एग्जांपल अगेन वही फ्रेंड्स, फैमिली वगैरह हैं। अब हम बात कर लेते हैं टाइप्स की। टाइम बस थोड़ा है, मैं कोशिश करूँगा क्विकली, जितना मैक्सिमम हमारे पास 15 मिनट में मज़ीद हम जितना डिस्कस कर सकें। जी जी पूछें। सर एक क्वेश्चन है। जी पूछें। सर में नॉन फॉर्मल में लिखा हुआ है कि हम स्किल भी सीखते हैं और कैपेबिलिटी सीखते हैं, तो ये हम ये फॉर्मल में और इनफॉर्मल में तो सीख सकते हैं। हाँ, इसी में क्यों लिखा हुआ है नॉन हाँ, फॉर्मल इसमें देखें ना, नॉन फॉर्मल में जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था, जैसे मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया इस टॉपिक में, ये अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम था। अडल्ट लिटरेसी में जो हमारे नौजवान तबका था, उनको चूँकि उनके पास ना इल्म था ना ही कोई महारत थी, तो आज भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी आपको ज़िंदगी के हर शोबे के शॉर्ट कोर्सेज़ करवा रही है, ठीक है, चाहे वो गार्डनिंग से हों, चाहे वो आपके जो है वो किसी दस्तकारी से रिलेटेड हो, किसी भी स्किल से रिलेटेड, वो शॉर्ट कोर्सेज़, हैंड कोर्सेज़ आपको करा रही हैं। तो बेसिकली वो एक प्लेटफॉर्म है जो मुकम्मल तौर पर आपको स्किल्स प्रोवाइड करे। अब फॉर्मल एजुकेशन में लाजमी नहीं है कि आपको स्किल दी जा रही हो। इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि स्कूलों के अंदर हमें स्किल्स नहीं सिखाई जाती, हमारे स्कूलों के अंदर इल्म दिया जाता है, नॉलेज दिया जाता है,
ठीक है। अच्छा, टेक्निकल कॉलेज के अंदर स्किल सिखाई जाती हैं, डिग्री कॉलेजेस के अंदर भी स्किल नहीं सिखाई जाती, वहाँ पे भी सिर्फ इल्म जो है वो ट्रांसफ़र किया जा रहा होता है। तो फॉर्मल एजुकेशन में लाजमी नहीं है कि हर जगह आपको स्किल सिखाई जा रही हों, बट जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये ज़्यादातर जो है इसका फोकस स्किल डेवलपमेंट के ऊपर होता है। जी सर थोड़ा सा मैं ऐड करूँ पॉइंट? जी सर एक पॉइंट ऐड करूँ इसमें? जी कुछ पूछना चाह रही हैं आप? बताना है इसमें जो है जिस तरह से हमें फॉर्मल एजुकेशन उसके लिए हमें आगे जाने के लिए, अगली क्लास में जाने के लिए डिग्री रिक्वायर होती है। जैसे कि अब मुझे मैट्रिक की है, मैंने इंटर में जाना है तो मुझे मैट्रिक की डिग्री रिक्वायर होगी, जबकि हमें नॉन फॉर्मल जो है उसमें हमें जो है शॉर्ट टर्म कोर्स करना पड़ता है, किसी भी डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हाँ जी, ये बात मैंने भी एक और कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी देर पहले बताई है कि अगर आप इवन मैट्रिक में भी एडमिशन लेना चाहते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी ने ये कंडीशन ही ख़त्म की हुई है कि आपके पास जो है वो 8वीं पास मिडिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। या जैसे इन्होंने बात की है तो फॉर्मल में तो आपको पहले एक स्टेज पूरी करनी होती है। हमारी एजुकेशन की 5 स्टेजेस है पाकिस्तान में, तो आप जो है प्राइमरी एजुकेशन एक्वायर करेंगे तो आप मिडिल में जाएंगे, वो करेंगे तो आप सेकेंडरी में जाएंगे, वो करेंगे तो आप हायर सेकेंडरी में जाएंगे, वो करेंगे तो आप हायर एजुकेशन बैचलर मास्टर में एडमिशन ले सकते। इधर ऐसा नहीं होता कोई रूल। अच्छा जी, उसके बाद है टाइप्स एजुकेशन की, जो बेसिक टाइप्स हैं। एक है जनरल एजुकेशन, दूसरी है वोकेशनल एजुकेशन। अब जनरल एजुकेशन क्या है? वो एजुकेशन जिसके अंदर आपको बेसिक नॉलेज, स्किल्स, कम्पिटेंसीज, लिटरेसी या न्यूमरेसी स्किल्स सिखाई जाती हैं, यानी जिसके अंदर आपको इल्म दिया जाता है, हिसाब किताब पढ़ने लिखने का, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप की जाती हैं, वो आपकी जनरल एजुकेशन कहलाती है। जबकि वोकेशनल एजुकेशन वो होती है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको कोई ना कोई स्किल सिखाई जाती है, कोई ऑक्यूपेशन, ट्रेड यानी किसी प्रोफेशन के हवाले से तालीम आपको दी जाती है, वो आपकी वोकेशनल एजुकेशन कहलाती है। जनरल एजुकेशन एक ब्रॉडर है, वोकेशनल एजुकेशन ये स्पेसिफिक होती है। जनरल एजुकेशन में हम बात करते हैं ओवरऑल हर तरह का नॉलेज। वोकेशनल एजुकेशन में हम किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन का जो स्किल्स हैं, महारतें हैं, उसको करने का तरीक़ाकार, मास्टरी जो है वो जानते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस होता है जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन में। इसके अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं एजुकेशन की, इनमें से एक दो हम जल्दी से देख लेते हैं। इंक्लूसिव एजुकेशन, अभी थोड़ी देर पहले मैंने SDG 4 का जो टाइटल है वो मैंने आपको बताया, कोई बता सकता है तो मैंने क्या बताया था SDG 4 का? जैसे MDG 2 का था अचीवमेंट ऑफ UPE, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन। जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि यूनेस्को की तरफ से दिए गए हैं 2030 तक जो है। ठीक है, मैंने ये कहा है कि इसमें जो मेजर ऑब्जेक्टिव SDG 4 का था वो क्या था? क्वालिटी एजुकेशन। जी सर इक्विटी एंड इंक्लूसिव यस, इक्विटेबल, इंक्लूसिव, क्वालिटी एजुकेशन, इक्विटेबल, हाँ लिटरेसी रेट भी था उसमें, लेकिन जो मैंने बताया था वो सारे उसके सब पॉइंट्स थे। जो मेन मैंने बताया था एक प्रोविज़न ऑफ इक्विटेबल, इंक्लूसिव, क्वालिटी एजुकेशन फॉर ऑल, ये मैंने बताया था, आप लोगों को याद आ गया होगा। अब देखिए इसमें वर्ड यूज़ हुआ इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव। अब इक्विटी और इंक्लूसिव ये दोनों यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आती हैं। हमारे स्कूलों में ऐसे बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं जिनको देखने का मसला, सुनने का मसला, चलने का मसला, बाजू का मसला। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि दुनिया की 10% जो आबादी है वो स्पेशल है, यानी हर 10वें बच्चे को कोई ना कोई मसला है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये कहती है कि वो तमाम बच्चे जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है, यानी देखने सुनने का कोई मसला है, फिज़िकली हैंडीकैप है, कोई भी मसला उनको हम नॉर्मल बच्चों के साथ जनरल एजुकेशन में जब पढ़ाते हैं तो इसको इंक्लूसिव एजुकेशन कहा जाता है। यानी बच्चों को बग़ैर किसी तफरीक के कि भाई ये क्रिश्चियन के बच्चे हैं, नॉन मुस्लिम के बच्चे हैं, ये मुस्लिम के हैं, ये बच्चा देख नहीं सकता, ये सुन नहीं सकता, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करके सारे बच्चों को एक ही इन्वायरमेंट के अंदर, एक ही क्लास में, एक ही टीचर जब पढ़ा रहा होता है, इट इज़ नोन एज इंक्लूसिव एजुकेशन। ये लेटेस्ट ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड। टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन विद सम डिफिकल्टीज इन जनरल एजुकेशन क्लास आर ऑल चिल्ड्रन इन सेम क्लास and same school. Children with moderate disability and minority student in mainstream class is known as inclusive education. Mainstream ये हमारे जो जनरल स्कूल होते हैं। जी कोई किसी मेल की आवाज़ आई है? सर ये मैं बोल रहा हूँ कि इंक्लूसिव की ट्रेनिंग भी दी गई थी 2016 में, उसमें सर वो जस्ट डिसेबल
में जो है वो डिस्कस हाँ किया गया था। डिसेबल है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जो इसका कॉन्सेप्ट है ना, उसमें ये है कि इसमें माइनॉरिटी के बच्चों को भी साथ रखा गया है इंक्लूसिव में। इंक्लूसिव का मतलब इंक्लूड करना है सबको, ठीक है। एजुकेशन फॉर ऑल है। अब ऑल का मतलब क्या जी, होता जी। है, कोई भी फ़र्क हमने नहीं रखना, ठीक है। ओके सर, शुक्रिया। अच्छा, उसके बाद है ब्लेंडेड एजुकेशन। अच्छा, जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं ना, तो ऐसे होता जो मेरे डिस्ट्रिक्ट बखर के मेरे स्टूडेंट जो लाइव सेशन मेरा ले रहे हैं, मैं बखर से हूँ चूँकि, तो अगर वो यहाँ पे इसी रूम में बैठे होते जिस रूम में मैं बैठा हूँ, ठीक है, वो सेशन ले रहे होते, कुछ पढ़ रहे होते, और आप लोगों को मैं जो है वो ऑनलाइन पढ़ा रहा होता, जैसे अभी पढ़ रहे हैं हम, तो ये ब्लेंडेड एजुकेशन हो जाती। इस वक्त ये वर्चुअल एजुकेशन है, वर्चुअल लर्निंग है आपकी, ठीक है, आप लाइव ले रहे हैं, ऑनलाइन लर्निंग है आपकी। ब्लेंडेड कब होती, जब आधी क्लास फिज़िकली क्लास पढ़ रही हो मेरे से और आधे बच्चे ऑनलाइन बैठे होंगे, ठीक है, तो ये ब्लेंडेड एजुकेशन है। ये भी एक लेटेस्ट ट्रेंड है कि मॉडर्न वर्ल्ड में अगर आप देखें तो वहाँ पे दिन में टीचर फिज़िकली क्लास में बच्चों को पढ़ाता है, इवनिंग में वही टीचर जूम पे, माइक्रोसॉफ्ट पे, ठीक है, मुख्तलिफ ऐप्स पे वो लाइव सेशन लेता है, बच्चे उनके पेरेंट्स भी मौजूद होते हैं, वो उनको होमवर्क जो है वो असाइन करता है लाइव बैठ के, ठीक है, या कोई रीडिंग कराता है अगले दिन जो उन्होंने डिस्कशन करनी होती है। तो ये मॉडर्न वर्ल्ड में ये ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद को एजुकेशन, आपको पता है मेल और फीमेल की तालीम जो होती है। उसके बाद इन्फ्यूजन एजुकेशन है। इन्फ्यूजन एजुकेशन में सर हम क्या एक ही करते हैं, टाइम पे दोनों क्लासेस लेने को कहते हैं ब्लेंडेड, या टाइमिंग का डिफरेंस हाँ हो ये गया? टाइम का एक डिफरेंस टाइम होता है, में ये ऑनलाइन ले रहे हैं और यस एक टाइम यस, में आप ये फिजिकल ले रहे हैं। इसमें इसकी 4 सब टाइप्स हैं, वो अब डिटेल में हम बाद में इंशाल्लाह देखेंगे। उसमें फ्लिप लर्निंग है, वर्चुअल ब्लेंडेड लर्निंग है, इनरिच्ड वर्चुअल ब्लेंडेड लर्निंग है। इसकी 4 फर्दर सब टाइप्स हैं, उनको हम जो है डिफ्रेंशिएट बाद में करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जनरल डेफिनेशन है कि फ़िज़िकल प्लस ऑनलाइन जो है ये जब हो रही होंगी सेम टाइम में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लेंडेड एजुकेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इन्फ्यूजन एजुकेशन की मैं बात कर रहा था। इन्फ्यूजन एजुकेशन में ये होता है कि जो जिस कैरियर में एक बच्चे ने जाना है, लेट्स सपोज हमारे यहाँ मेडिकल इंजीनियरिंग को प्रेफर किया जाता है हर सूबे, हर ज़िले के अंदर कि मेरा बच्चा डॉक्टर या इंजीनियर बने, डॉक्टर्स ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। अब देखें क्या किया जाए कि स्कूल करिकुलम के अंदर जो मेडिकल की तालीम है, एक सब्जेक्ट शामिल किया जाए कि बच्चे ने जिस फील्ड के अंदर जाना है उस बच्चे को उसका एप्टीट्यूड चेक कर लिया जाए कि इसने फ्यूचर में ये बनना है, फ्यूचर पोटेंशियल उसका मेजर कर लिया जाए और फिर उसको वही कोर्स पढ़ाया जाए जिसमें उसने फ्यूचर में जाना है। इट इज़ नाउन एज इन्फ्यूजन एजुकेशन। स्कूल करिकुला के अंदर, स्कूल की टेक्स्ट बुक्स के अंदर वो सब्जेक्ट, वो एरियाज़ शामिल किए जाएँ जिनमें बच्चे ने कल अपना फ्यूचर या कैरियर जो है वो सिलेक्ट करना होता है। इसको इन्फ्यूजन एजुकेशन कहते हैं। उसके बाद ईसी एजुकेशन है। 3 से 5 साल के जो एज के बच्चे होते हैं ना, उनको जो तालीम दी जाती है प्री प्राइमरी या प्री स्कूल एजुकेशन, इसको ईसी एजुकेशन कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर बाकायदा तौर पर 2009 की पॉलिसी में एक चैप्टर इंक्लूड किया गया था ईसी एजुकेशन का, और इसकी ऑफिशियल एज जो है वो भी बताई गई है कि 3 से 5 साल की एज के बच्चे जो है वो ईसी के बच्चे होंगे। तो ये पाकिस्तान के, पंजाब के हर स्कूल में तो नहीं, बहरहाल ये है कि ऑलमोस्ट 10% स्कूल्स के अंदर ईसी स्कूल जो है, ईसी क्लासरूम्स मौजूद हैं, वहाँ पे ईसी की तालीम, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ECCE की तालीम जो है वो दी जा रही है। रिलीजियस एजुकेशन, किसी रिलीजन से रिलेटेड जो तालीम होती है उसको हम रिलीजियस एजुकेशन कहते हैं। जी, कोई सवाल यहाँ तक? सर इंक्लूजन एजुकेशन का अगेन बता दें। सॉरी, इंक्लूसिव इंफ्यूजन एजुकेशन। इन्फ्यूजन मैंने ये कहा है कि एक बच्चे ने कल को डॉक्टर बनना है तो मेडिकल की तालीम उसको सारी आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दें। एक बच्चे ने स्पोर्ट्समैन, क्रिकेटर बनना है तो उसको उसके जो उसने कैरियर चूज़ करना है उससे मुताल्लिक़ तालीम उसको स्कूल करिकुलम में पढ़ाई जाए, ठीक है। यानी स्कूल सब्जेक्ट जो है उसके अंदर वो तालीम उसको दी जाए जिसमें उसने अपना फ्यूचर चूज़ करना है। आप जापानीज़ एजुकेशन सिस्टम देखें ना, ये हमारे यहाँ तो खैर नहीं होती इन्फ्यूजन एजुकेशन, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चे का एप्टीट्यूड देखते हैं कि ये डॉक्टर बनेगा, केमिस्ट बनेगा, बायोलॉजिस्ट बनेगा या जियोलॉजिस्ट बनेगा, एस्ट्रोनॉमिस्ट बनेगा, क्या बनना चाहता है, वो उसका एप्टीट्यूड देखते हैं, उसके सामने इक्विपमेंट्स रख देते हैं। वो मल्टीपल टाइम बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं कि ये बच्चा किस साइड पे इंटरेस्ट है, कोई आर्ट में ले रहा होता है, कोई ड्राइंग, पेंटिंग, राइटिंग में, कोई स्पोर्ट्स में, तो जिस साइड पे बच्चा खींचता है ना उसी साइड पे उसको वो फिर उसी की तालीम उसको देते हैं। और फिर यही है कि आज एक जापान जो है, आप देख लें कि दुनिया की सबसे जो आप कह लेंगे टेक्नोलॉजी के हवाले से जितनी भी एडवांसमेंट है वो जापान की सबसे जो चीज़ है उसकी क्वालिटी भी देखी जाए,
क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों हिसाब से सबसे परफेक्ट होती है। उसकी वजह यही होती है। तो ये हमारे यहाँ खैर नहीं होता, यानी जो बच्चे ने जिस फील्ड में मुस्तकबिल में जाना है वो आप स्कूल के अंदर उसको वही पढ़ा रहे होते, ये इन्फ्यूजन है जी। सर नॉन फॉर्मल में लिखा हुआ है कि विदाउट अटेंडिंग इंस्टीट्यूशन, किसी इंस्टीट्यूशन को अटेंड किए बगैर नॉन फॉर्मल में। हाँ। लेकिन सर इस तरह कई देहातों में जो नॉन फॉर्मल स्कूल्स बने हुए हैं, नॉन फॉर्मल एंड बेसिक एजुकेशन, वो भी तो एक इंस्टीट्यूट बने हुए हैं ना। देखें हाँ, अब देखें जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन का, ठीक है, अब वो बेसिकली लिटरेसी स्कूल है, नॉन फॉर्मल लिटरेसी स्कूल्स का उनको हम नाम देते हैं। वो क्यों थे, क्या थे, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में हम पढ़ेंगे उन सब की। 1996 के अंदर पाकिस्तान के अंदर प्राइम मिनिस्टर लिटरेसी कमीशन एक बना था 1996 में। तो वो जो लिटरेसी कमीशन था उसके तहत बेक्स बेसिक जो है ये स्कूल, क्या उसका एब्रीवेशन था जी, मेरे जहन से उसका एब्रीवेशन निकल गया। ये बेक स्कूल बनाया गया था, नॉन फॉर्मल स्कूल जिनका आप नाम लें, लिटरेसी स्कूल जी। एनसीएचबी सर, सॉरी सर एनसीएचबी, हाँ सर एनएसपी स्कूल सर, एनसीएचडी नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, हाँ उसके अंडर चल रहे हैं ये, कुछ उसके अंदर चल रहे हैं, कुछ नॉन फॉर्मल एक डिपार्टमेंट के अंदर चल रहे हैं। अच्छा, उन स्कूल का जो फोकस है ना वो है नॉन फॉर्मल में। नॉन फॉर्मल में वो क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ माइक अपने ऑफ रख दें प्लीज़। अच्छा, फॉर्मल हमारे यहाँ स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को समझा जाता है। उसके अलावा जितने भी इस तरह के रस्मी स्कूल जिसे हम कहते हैं गैर रस्मी स्कूल, वो जो बनाए जाते हैं उनको हम नॉन फॉर्मल कंसिडर करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव वैसे होता क्या है, उनको ऑब्जेक्टिव इस तरह फुल फ्लैज इन्फॉर्मेशन या नॉलेज देना नहीं होता। उनका बेसिक ऑब्जेक्टिव वैसे जो है वो क्या था, जो उस वक्त 96 में प्राइम मिनिस्टर लिटरेसी कमीशन बना था उसके तहत वो ये था कि इन बच्चों को लिटरेट किया जाए, इन बच्चों और बच्चियों को देहातों में लिटरेट किया जाए ताकि एटलीस्ट ये पढ़ने लिखने के काबिल हो जाएँ। तो इसलिए उनको नॉन फॉर्मल लिटरेसी स्कूल का नाम दिया गया था। तो वो भी खैर हम हिस्ट्री में आगे सर उन दिनों में हमारे यहाँ जी सर उन दिनों हमारे यहाँ नई रोशनी के स्कूल खुले थे, नई रोशनी वाले, नई रोशनी, इकरा स्कूल खुले थे, ठीक है, इस तरह के मस्जिद मकतब स्कूल खुले थे, कच्ची आबादी स्कूल खुले थे। ये मुख्तलिफ प्रोजेक्ट हैं, ये सारे अब ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ यही नॉन फॉर्मल लिटरेसी स्कूल बाकी बचे हुए हैं। बाकी जो के स्कूल हमारे फॉर्मल इतने स्प्रेड हो चुके हैं। इवन सिंगल पंजाब की अगर हम बात करें एक प्रोविंस की, तो पंजाब के अंदर सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर 54,000 सरकारी स्कूल हैं, ठीक है। इसी तरह जो है तकरीबन 24 से 25,000 प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, फॉर्मल इंस्टीट्यूट जो पंजाब के अंदर सिर्फ हैं। तो ये तकरीबन कोई 70 से 80,000 स्कूल तो सिर्फ पंजाब के अंदर बनते हैं। बहरहाल लास्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, व्हाट आर द टीचिंग एंड लर्निंग इन एजुकेशन। कोई बता सकता है? लेकिन सर इसमें इंस्टीट्यूशन में तो जाना पड़ता है, सर इसमें इंस्टीट्यूशन में तो जाना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो वो इनफॉर्मल हो जाएगा। देखें हाँ वो मैं बताता हूँ आपको। हमने आप सिर्फ एक पॉइंट को देख रहे हैं ना, मैं दोबारा उसी स्लाइड पे जाता हूँ, ये देखें। तो इसमें कुछ और भी हमने फ़ीचर्स देखे हैं इनके। वो फ़ीचर क्या है, वो हमने बात की है कि इसमें फ्लेक्सिबल रूल्स होते हैं एंट्री एंड एग्ज़िट के, ठीक है। स्किल्स डेवलपमेंट पे फोकस हो, अब जैसे मैंने बताया यहाँ पे रीडिंग राइटिंग बेसिक अरिथमेटिक्स पे फोकस होता है। इसके साथ साथ देखें फ्लेक्सिबल रूल से क्या मुराद है। अब इन बच्चों के एडमिशन विड्रॉल का कोई रिजिड रूल्स नहीं होते, ठीक है। जो बच्चा जिस एज का बच्चा आ जाता है उसको दाखिल कर लिया जाता है। एक बच्चा तीसरी क्लास में 5 साल का बैठा होता है, वहीं पे जो है 10 साल का बच्चा भी तीसरी क्लास में पढ़ रहा होता है। तो इस तरह जो है वो फ्लेक्सिबल जो रूल्स होते हैं यहाँ पे ये फॉलो किए जाते हैं नॉन फॉर्मल में। अच्छा जी, लास्ट टॉपिक है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग इन एजुकेशन। क्या होती है जी टीचिंग एंड लर्निंग? कोई एक लाइन में इनको डिफ्रेंशिएट कर सकता है? सर टीचिंग इज अ ट्रांसफर ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। और लर्निंग? सर लर्निंग इज चेंज इन आवर बिहेवियर। सर चेंज इन बिहेवियर, ठीक है। टीचिंग एक प्रोसेस है और लर्निंग उसका प्रोडक्ट है, यानी चेंज होता है जो उस टीचिंग की वजह से आता है। ऐसे है यस सर जी बिल्कुल सर। एक ऐसा अमल है, जैसे देखें जो इल्म मेरे पास था मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों तक ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। मैं जो काम कर रहा हूँ ये टीचिंग कर रहा हूँ, और आप जो कर रहे हैं आपकी लर्निंग हो रही है, ठीक है। मैं टीचिंग स्टेप पे हूँ और आप लर्निंग फेज़ पे हैं। टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई नॉलेज स्किल्स, माइक ऑफ कर दें प्लीज़। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम नॉलेज स्किल्स या वैल्यूज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक
ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे इस वक्त मैं जिस स्टेज पे हूँ टीचिंग स्टेज पे हूँ और आप लोग लर्निंग पे हैं। लर्निंग क्या होती है? टीचिंग के नतीजे में आपके इल्म में इजाफा, बिहेवियर में जो तब्दीली आती है उसको लर्निंग कहा जाता है। ठीक है। The process of imparting knowledge, skills, values or information to others typically in a structured or systematic manner is known as teaching। इसमें ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज होता है। कन्फ्यूशियस को जो है वो फर्स्ट टीचर कंसिडर किया जाता है हिस्ट्री में। इंडिया की जितनी भी बुक्स हैं हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो उसमें इस शख्स का नाम हमें मिलता है कि ही इज़ द फर्स्ट टीचर। ठीक है, इनको पहला टीचर जो है वो माना जाता है कन्फ्यूशियस को। टीचिंग के जो है वो सर किनको आवाज़ नहीं साथ, ये साथ लिखा हुआ है कन्फ्यूशियस को। कन्फ्यूशियस को जी टाइम हो रहा है जी। लास्ट 2 मिनट्स हैं हमारे पास, लास्ट 2 मिनट्स हैं, प्लीज़ मेरी बात सुन लें आप फिर आपके सवाल। टीचिंग जो है इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, टीचर, स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट मैटर। ये एक ट्रायंगुलर प्रोसेस है, ये सवाल भी पेपर में पूछा जा चुका है। उसके बाद ये पेडागोजी, छोटे बच्चों को पढ़ाने का इल्म जो है, जो मेथड्स होते हैं उनको पेडागोजी कहा जाता है। अडल्ट्स को पढ़ाना एंड्रागोजी कहलाता है। मैं बिल्कुल इसको क्विक ओवरव्यू इसका दे रहा हूँ आप लोगों को। साइबरगोजी, इंटरनेट के ज़रिए से तालीम हासिल करना साइबरगोजी कहलाता है। पीरागोजी, जब बच्चे एक दूसरे से सीखते सिखाते हैं, इसको पीरागोजी कहा जाता है। क्रिटिकल पेडागोजी, इसमें ये होता है कि बच्चा चुप करके सुन नहीं रहा होता, हर बात पे टीचर से सवाल करके पूछ रहा होता है कि ये ऐसे है, जैसे आप लोग अभी क्वेश्चन कर रहे थे। ये क्रिटिकल पेडागोजी है, यानी आपने 1-2 पॉइंट्स को देखा कि यहाँ से डिफरेंस आ रहा है तो क्यों है, तो ये क्रिटिकल पेडागोजी है। हेडागोजी क्या है? आप लोग अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस का सब्जेक्ट अपनी मर्ज़ी के प्लेटफॉर्म से जब कुछ पढ़ते हैं तो ये हेडागोजी कहलाती है। लर्निंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन नीड एंड प्रेफरेंसेस। लास्ट हमारी स्लाइड है, लर्निंग चेंज इन बिहेवियर को कहा जाता है। जो तब्दीली इस वक्त जो इल्म आपके पास पहले था, यकीनन इससे भी ज़्यादा होगा आप सबके पास, लेकिन थोड़ा बहुत चले रिफ़्रेश हो गया होगा, तो वो जो रिफ़्रेश हुआ है चेंज इन बिहेवियर, आपके इल्म में जो तब्दीली आई है किससे? इस टीचिंग से, वो आपकी लर्निंग कहलाएगी। ठीक है, आज के इस लेक्चर से। तो लॉज ऑफ लर्निंग 3 थे। कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था एडवर्ड ली थॉर्नडाइक ने, तो उस पर उसने 3 लॉज दिए। रेडीनेस, जब लोग तैयार होते हैं तो वो बेहतर सीखते हैं। लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जब उसको वो बार बार करते हैं तो वो देर तक उनकी लर्निंग जो है वो रहती है। यानी आप एक चीज़ 2 बार 4 बार पढ़ेंगे और एक चीज़ को सिर्फ 1 बार पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंस होगा। वो चीज़ जो बार बार पढ़ी जाएगी वो आपको देर तक याद रहती है। तो लॉ ऑफ यूज़ यही कहता है कि जो चीज़ बार बार पढ़ी जाए वो याद रहती है। लॉ ऑफ डिसयूज़ कहता है कि जी अगर यही सवाल था कि कितने सब लॉज हैं सेकंड लॉ के, तो ये 2 हैं, आप में से अक्सर ने 3 पे लगाया हुआ था। तो जो ज़्यादातर जो है वो यूज़ में नहीं होती तो वो फिर भूल जाती है। लॉ ऑफ इफ़ेक्ट, जब आप जो है आपके पास जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, यानी आपने एक चीज़ सीखी है तो आपको उसका फ़ायदा हुआ है, तो आप ज़्यादा पहले से ज़्यादा जो है वो बेहतर अंदाज में सीखते हैं। मसलन टीचर ने जो है सवाल किया, बच्चे ने जवाब दिया, उसने उसके लिए क्लैपिंग करा दी, उसके अब्बू को फ़ोन पे कॉल करके मैसेज करके कहा कि आपका बच्चा बड़ा लायक है, बच्चे को अप्रिशिएट किया, तो उससे अगली दफ़ा बच्चा और ज़्यादा मेहनत करेगा। ये लॉ ऑफ इफ़ेक्ट है। ये हमारा आज का टॉपिक था जी। मैंने कोशिश की है क्विकली जो है इसको वाइंड अप करने की। अब इस टॉपिक के हवाले से, जनरल सेशन के हवाले से जितने भी आपके क्वेश्चन हैं आप लोग करेंगे। कल भी अगेन इसी टाइम पे इंशाल्लाह ताला एक सेकंड डेमो लेक्चर भी होगा, वो भी आप लोग जो है वो ज्वाइन कीजिएगा। जी अब मेरा टाइम ख़त्म, आपका टाइम स्टार्ट है। क्वेश्चन 1 बाय 1 जी। जी सर पहला क्वेश्चन तो ये है कि मैं तो सिंध से बिलोंग करती हूँ, तो SPSC का क्राइटेरिया आपको पता होगा, ये जितना भी आपको नॉलेज है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है? आपका इंग्लिश के अलावा, क्योंकि इंग्लिश मैं नहीं पढ़ाऊँगा, आपका जो पेडागोजी का पोर्शन है वहाँ पे वो इंशाल्लाह ताला सारा यहाँ से कवर हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप जो है या तो ख़ुद कोई बुक्स देखें या फिर ये है कि किसी और मेंटोर से, अच्छे टीचर से, अच्छे प्लेटफॉर्म से इंग्लिश की प्रिपरेशन करें। जो आपका पेडागोजी का पोर्शन होगा नहीं सर आप जी नहीं सर आप समझे नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि आप जो प्रीवियस पेपर सॉल्व करवाएंगे वो आपके सिंध के भी है ना, पंजाब उसमें सिंध के भी हैं ना? जी सर सिंध के पेपर्स को आप टच करेंगे तो वो हमारे लिए जरा बिल्कुल है, मैंने बताया सिंध के 4-5 पास पेपर हैं मेरे पास जी। जी और सर मैंने आपसे क्वेश्चन करना था। जी पूछें सर। मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो हमारी प्रिपरेशन है जो ऑनलाइन हम करेंगे, जी जी, तो क्या ये एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स या डिप्टी एडमिनिस्ट्रेशन मास्टर्स की जो पोस्ट आती है तो उसके लिए कितनी मेहनत? उसके लिए
कितनी बेनिफिशियल है बेनिफिशियल मैंने स्टार्ट में बताया अल्हम्दुलिल्लाह कि अभी रिसेंटली मेरी 26 फीमेल स्टूडेंट लेक्चर सेलेक्ट हुई हैं इसी प्लेटफॉर्म से अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेनिफिशियल तो ये है कि आप लोग जितना गुड़ उतना मीठा, जितना आप लोगों ने पढ़ना है। जी जी, लेक्चर एजुकेशन के अलावा हेडमास्टर सीनियर हेडमास्टर के लिए भी यही सेम टॉपिक्स होंगे? बिल्कुल सेम यही सिलेबस होता है। इसमें 80 मार्क्स आपका पेडागोजी का पोर्शन होता है, यही जो आप पढ़ रहे हैं। जी जी, 80 नंबर। मेरी भी सुन कौन सी मेरी बात क्या है जो लेक्चरर अब भी हम कर सकते हैं? हाँ, मेरी बात सुने, मैं सारे सवालों का जवाब देता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो कोर्स पढ़ा जा रहा है ना, ये आपका लेक्चर एजुकेशन मेल फीमेल का, हेडमास्टर हेडमिस्ट्रेस मेल फीमेल, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट एजुकेशन सब्जेक्ट का जो एसएस होता है 17 का हायर सेकेंडरी स्कूल में, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर। लेकिन डिप्टी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन एमफिल किसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम पोस्ट के लिए यही सेम सिलेबस होता है पीपीएससी के अंदर। इसी तरह जो एफपीएससी में से आप में से कोई एफपीएससी का टेस्ट देना चाहता है, वहाँ पे लेक्चर एजुकेशन, वहाँ पे प्रिंसिपल्स की या हेडमास्टर की सीट्स आती हैं, टीजीटी की सीट्स आती हैं, केपीके में एएसडीओ की पोस्ट आती हैं, इस तरह सिंध के अंदर हेडमिस्ट्रेस हेडमास्टर और लेक्चर की पोस्ट आती हैं। तो इन सब पोस्ट के लिए यही जो पेडागोजी का पोर्शन है, बाकी प्रोविंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनमें भी यही होता है। अब जिसके पास एमएड डिग्री है वो लेक्चर एजुकेशन के लिए एलिजिबल है, जिसके पास बीएड 1.5 ईयर बीएड डिग्री है वो भी लेक्चर एजुकेशन के लिए नेक्स्ट टाइम एलिजिबल होगा। एचईसी ने नोटिफाई कर दिया हो इसको, ठीक है। इसके अलावा जी कोई सवाल? सर मेरा बीएड है तो क्या मेरी एलिजिबिलिटी होगी? सॉरी, दोबारा पूछें सवाल। सर मेरा बीएड भी है और एमएड भी है, दोनों मैंने ओपन से की। बीएड आपका 1 ईयर होगा ना, वो तो नहीं होगा, लेकिन एमएड बेस पे आप एलिजिबल होंगी जी। सर इसके लिए सॉरी बता दें कि इंग्लिश उनका 1 ईयर का, तो वो एलिजिबल है लेक्चर एजुकेशन के लिए अप्लाई करने के लिए? नहीं 1 ईयर नहीं, 1.5 ईयर। नहीं, मेरा बीएड 1 ईयर का और फिर मैंने एमएड किया हुआ है 1 ईयर का, तो मैं एमएड इज इक्वल टू एमए एजुकेशन, उसके लिए तो आपको फिगर करने की जरूरत ही नहीं है। सर मैं लेक्चर यस आप लेक्चर के एलिजिबल है बीएड 1 ईयर के क्यों ना जी, चाहे बीएड 1 ईयर का क्यों ना, अगर एमएड देखिए बीएड की बात ही नहीं है, आपके पास एमएड डिग्री है, यू आर एलिजिबल फॉर लेक्चर एजुकेशन, बात ही खत्म। सर ये जो पूछ रहे हैं बार-बार इसके ना हम एलिजिबल है या नहीं है, तो कहीं ना सर यहाँ पर पोस्ट नीचे लिखा हुआ होता है। आप प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट सुने, आप सारे टीचर ही होंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट, इस तरह करें कि 1 बाय 1 क्वेश्चन करें। जब एक क्वेश्चन कर रहा हो तो दूसरा थोड़ा सा, मैं मौजूद हूँ जब तक आपके क्वेश्चन एंड नहीं होते, इंशाल्लाह ताला मैं मौजूद हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्तियाज़ आप पूछें, क्या पूछ रहे हैं पहले? इम्तियाज़ जी क्विकली प्लीज़। सर मैं चाह रहा था कि ना सर जितने भी लोग आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं या नहीं, सर उनसे ना ये रिक्वेस्ट है काइंडली जब भी पोस्ट एडवर्टाइज होती है तो आप वहां पढ़ लिया करें ना, तो ये कितने लेवल क्वेश्चन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन होता है पोस्ट के साथ। यस पूछना चाहता हूं इंटरव्यू से मुताल्लिक सर। जी पूछें। आज सर इंटरव्यू में अगर जी सर मैंने इंटरव्यू दिया था इंग्लिश का ना, लेक्चरर इंग्लिश का, तो मैंने उससे पहले पॉलिटिकल साइंस मास्टर किया हुआ था, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपने स्पीच क्यों किया है ना, तो एजुकेशन का अगर इन केस इंटरव्यू देते हैं तो आपके नजदीक सर हालांकि कुछ है मेरे माइंड में, मैं आपके सुनना चाहता हूं कि आप क्या रिस्पांस देंगे अगर आप सवाल की जाती है। देखें वो इंशाल्लाह ताला मेरी एक प्लेलिस्ट मौजूद है, उसमें ना आई थिंक सो कि पहले लेक्चर में इस सवाल का जवाब आपको डिटेल में वहाँ पे दिया गया हुआ है, ठीक है, तो वो आपको मैं शेयर कर दूंगा इंशाल्लाह ताला, वो आप सुन लीजिएगा। यहाँ पे हमारे पास टाइम चूँकि थोड़ा कम है, रेलिवेंट क्वेश्चन हम ले रहे हैं जी। थैंक यू सर एजुकेशन के लिए बुक मैंने बताया एजुकेशन है मेरी, आप इसको फॉलो करें इंशाल्लाह। ऑब्जेक्टिव एडिशन मेरा आ रहा है नेक्स्ट मंथ, तो वो इंशाल्लाह ताला जैसे ही आप पढ़ेंगे आपको किसी और ऑब्जेक्टिव बुक इंटरव्यू का एडिशन कब आएगा सर? नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह, 4th एडिशन नेक्स्ट मंथ जी। और इंटरव्यू का जो एडिशन आप बता रहे थे वो नेक्स्ट मंथ आ जाएगा। सर सेशन के हवाले से क्वेश्चन करें प्लीज। आप ये बुक्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है
कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह ताला जुलाई के एंड में मेरी तीनों एडिशन आ जाएंगे, ठीक है। एक सब्जेक्टिव एडिशन, रिवाइज्ड ऑब्जेक्टिव एडिशन और एक इंटरव्यू एडिशन, ये इंशाल्लाह जुलाई के एंड में इंशाल्लाह ताला होपफुली आ जाएंगे तीनों एडिशन। जी सेशन से रेलेवेंट क्वेश्चन कि जैसे हम लोग जी हिना इस सेशन से जैसे कोई भी क्वेश्चन आता है पेपर में, तो सम टाइम हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि इसका आंसर ये भी हो सकता है, मतलब क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग का लेवल कैसे बेहतर हो सकता है, उसके लिए मुझे थोड़ा सा बता दें कि इंग्लिश यही काम हम कर रहे हैं यहाँ पे। सब्जेक्टिव प्रिपरेशन का मकसद यही है, आपको ऑब्जेक्टिव तो दी जा सकती हैं, रोज़ाना 300 MCQs लाइव सेशन में बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, वो इतना मसला नहीं होता। मसला ये होता है कि जब आपको, जैसे आज मैंने कुछ क्विज़ आपको दिए थे ग्रुप में, बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो चीज़ें मिक्स कर रहे थे। वजह क्या थी? वजह यही थी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग की, कि हमने जो है वो उनको एज़ इट इज़ रोट मेमोराइज़ किया होता है, रटा लगाया होता है, तो बाद में जब कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज होकर आ जाती है तो हमें समझ ही नहीं लगती। तो सब्जेक्टिव प्रिपरेशन का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम पहले समझेंगे, उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह ताला किसी भी स्टेटमेंट को आसानी से अंडरस्टैंड करके उसका जवाब दे सकते हैं। जी क्वेश्चन सर, आप जी रेज्यूमे ऑफ एजुकेशन कितने ऑनलाइन पढ़ाई है, लेकिन मैंने इसको रीड आउट किया है, कुछ चैप्टर्स मैंने ना थोड़े थोड़े पढ़े हैं, बिल्कुल नहीं कर। बहुत अच्छी बुक है, यूजफुल, बहुत यूजफुल है। तो क्या ये जो मतलब हम सही बहुत यूजफुल है, मतलब मैंने इससे पहले हम जो है ना मतलब मुख्तलिफ साइट्स से मैं MCQs वगैरह पढ़ती थी, तो वो एक थॉरो स्टडी नहीं होती, तो बस एक रट्टा ही होता था कि बस आपकी नज़र से एक दफ़ा MCQs वगैरह गुजर के। जी लेकिन आपकी ये जो बुक है थर्ड एडिशन मेरे पास, ये बहुत मतलब मैंने जब इसको स्टडी करना शुरू किया, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही मैं मैनेज कर पाती हूँ, लेकिन ये है कि इसको अगर हम डिटेल के साथ इसको भी करें साथ साथ तो ये बहुत फ्रूटफुल है। नहीं, मैं तो सारा मेरा सारा सेशन इसी बुक से ही होता है। ये जितनी बुक में जितना भी कंटेंट है ये आपको पावर पॉइंट की शक्ल में नज़र आएगा रेगुलर सेशन में, और इसी पे ही हमारी डिस्कशन होती है। हमारे तकरीबन 75 लेक्चर होते हैं ऑलमोस्ट एक सेशन के ना, तो वो सारे इसी बुक से ही होते हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसी का ऑब्जेक्टिव वर्जन अब आ रहा है, वो इससे भी इंशाल्लाह ताला मज़ीद आपको स्किलफुल कर देगा, माहिर बना देगा एजुकेशन पे इंशाल्लाह। जी कोई और सवाल? जी सर बीएड ऑनर्स वाले एचएम के लिए एलिजिबल होंगे? मैं कितनी दफ़ा बताऊंगा, 1.5 ईयर बीएड ऑनर्स ये सारे एलिजिबल हैं। बीएड ऑनर तो पहले एलिजिबल थे, वो तो 4 ईयर डिग्री है, वो तो पहले एलिजिबल थे। मसला था 1.5 ईयर वालों का, तो वो एलिजिबल नहीं थे, बट एचईसी ने नोटिफाई कर दिया है, तो वो हर जगह पे आप एलिजिबल होंगे। अब नेक्स्ट जब एचएम के लिए पूछ रही हूँ जी, एचएम के लिए एलिजिबल है। एचएम के लिए आपको बीएड के साथ साथ के साथ किसी और सब्जेक्ट में मास्टर करना ज़रूरी है, या बीएड अलग से करना पड़ेगा। ये जितने भी स्टूडेंट इस सेशन में या लाइव या जो इस बाद में इस रिकॉर्डिंग को यूट्यूब से सुनेंगे, उन सबको मेरी तरफ से पैगाम है, अगर वो स्कूल साइड पे आना चाहते हैं और उन्होंने बीएड ऑनर किया हुआ है या जो बीएड की 4 ईयर डिग्री कोई भी की हुई है, उनके पास बीएड डिग्री नहीं है, तो उनको बीएड करना पड़ेगा। या फिर ये है कि वो किसी सब्जेक्ट और में मास्टर कर लें, अगर वो एचएम बनना चाहते हैं, उनकी ये डिग्री जो है वो बीएड कंसीडर होगी। तो आपकी ये डिग्री एक वक्त में या एकेडमिक कंसीडर होगी या प्रोफेशनल होगी। हैं जैसे दोनों जगह इस्तेमाल हो सकती हैं, बट एक वक्त में दोनों नहीं हो सकती। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। जिन लोगों ने सर मेरा ये क्वेश्चन है, जिन लोगों ने बीएस किया हुआ है 4 इयर्स प्रोग्राम, उसमें तो ये बीएड और एमएड दोनों इंक्लूड है, तो उनके लिए तो ये बीएड और एमएड दोबारा करना ज़रूरी नहीं है? नहीं, जिन्होंने बीएस किया हुआ है ना, हेडमास्टर और मिस्ट्रेस के लिए अगर आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे तो आपके पास बीएड डिग्री होना लाजमी है, चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में बीएस या मास्टर आपका है, ठीक है। लेक्चरर के लिए आप के पास अगर एमएड है या जिस सब्जेक्ट में आपका बीएस है, तो आप उस सब्जेक्ट में लेक्चर के लिए एलिजिबल हैं। बट अगर आप एचएम के लिए आना चाहें या इवन आप स्कूल साइड पे पीएचडी, एसटी, एसएसटी बनना चाहेंगे, आपके पास नहीं होगा, तब भी आपको बीएड करना पड़ेगा। इवन आपका बीएड 4 ईयर बीएड है, फिर भी आपको करना पड़ेगा बीएड। जी तूबा कुछ पूछना चाह रही है? सर मैंने आपका ये सुना एजुकेशन का सर।
सर जी पूछिए। सर एमए एजुकेशन के साथ अगर किसी और सब्जेक्ट में हो मास्टर तब एलिजिबल मतलब तब हम स्कूल साइट पर जा सकते हैं? हाँ जा सकते हैं। ओके थैंक यू। जी किसी मेल की आवाज़ थी, कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे, मैंने नाम नहीं देखा उनका। जी 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 सर। सर गुजारिश ये थी, मैं सिंध से बिलोंग करता हूँ और ये जो अदर कमीशंस के एग्ज़ाम हैं और जी हसान दास